अगर कल इंडो पैसिफिक में वॉर हो जाए तो इंडिया के आसमानों की सुरक्षा कौन करेगा? रशिया का सुपर अजाइल Su-57 या अमेरिका का स्टेल्थ मॉन्स्टर F-35? दोनों जेट्स फिफ्थ जनरेशन हैं, दोनों लीथल हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा है एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल गेम। आज की वीडियो में हम समझेंगे वो सच जिसके बारे में इंडियन मीडिया सिर्फ स्पेक्यूलेट करता है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया को अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों एडवांस्ड फाइटर जेट्स ला रहे हैं। चाइना जो है J-20 ऑपरेट कर रहा है, वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं और फ्यूचर में और भी प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं चाइना की तरफ से। पाकिस्तान भी J-10C ये चाइनीज एयरक्राफ्ट्स हैं, इन्हें इंडक्ट कर रहा है जो इंडिया के लिए टैक्टिकल चैलेंज क्रिएट करता है। इंडिया का जो अपना इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन प्रोजेक्ट है आर्म का, इसको आने में 2035 तक का समय लगेगा। इसलिए इंडियन मीडिया में ये बात होती रहती है कि क्या इंडिया टेम्पररी सोल्यूशन के लिए Su-57 या F-35 इन जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर खरीद सकता है कि नहीं। ये डिबेट ज़्यादातर कैपेबिलिटी गैप फिल करने, फ्यूचर थ्रेट को काउंटर करने और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के एंगल से होती है। हमारा जो एम का है ये हमारी लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी है, लेकिन क्योंकि टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स की, वो 42 स्क्वाड्रंस है फाइटर जेट्स की। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 फाइटर जेट्स होते हैं और आज की डेट में हम लगभग 31 स्क्वाड्रन पे हैं। तो इस गैप को भरने के लिए हो सकता है हम 2035 से पहले फिफ्थ जनरेशन के कुछ एयरक्राफ्ट्स अक्वायर करें। पहले हम Su-57 की बात कर लेते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सुखोई। ये रशिया का फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। इसमें ट्विन इंजन है, अजाइल है, रेंज अच्छी है इसकी, मॉडरेट स्टेल्थ और एक्सपोज्ड इंजन फीचर्स। स्टेल्थ ही वो एक सबसे बड़ा फीचर माना जाता है फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन में। स्टेल्थ का मतलब क्या है? जिसे रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर AESA रेडार है, IRCT सेंसर स्वीट है। AESA क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AESA रेडार भी बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर IRST सेंसर स्वीट लगा है, जिसका फुल फॉर्म है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। ये एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता है और टारगेट करता है इंफ्रारेड सिग्नेचर से, जो हीट एयरक्राफ्ट की बॉडी से निकलती है उनसे उनको ट्रैक करता है। तो स्टेल्थ डिटेक्शन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से वेपन्स कैरी करने के लिए केपेबल है और एयर डोमिनेंस और डीप स्ट्राइक के लिए डिज़ाइन किया गया है। F-35 की बात करें तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। ये अमेरिका का है। Su-57 रशिया का है। ऐसा माना जाता है कि आज की डेट में ये वर्ल्ड का बेस्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। कहा तो ये जाता है कि F-22 रैप्टर जो US एयरफोर्स के पास है वो बेस्ट फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन ये फाइटर जेट अमेरिका किसी को बेचता नहीं है, अपने क्लोजेस्ट एलाइज को भी नहीं। वो बेचने के लिए सिर्फ F-35 और अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं जिनको बेचता है। तो जो बेचा जाता है एयरक्राफ्ट, उसमें माना गया है कि ये बेस्ट एयरक्राफ्ट है फिफ्थ जनरेशन का। ये सिंगल इंजन है, इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी स्टेल्थ है इसके अंदर। इसमें एडवांस्ड AESA रेडार है। इसके अंदर DAS है, डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम। ये एक सेंसर सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है 360 डिग्री रियल टाइम इंफ्रारेड कवरेज, मिसाइल वार्निंग, ट्रैकिंग और नाइट विजन। जो पायलट है उसको सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। EOTS भी है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। ये एक सेंसर है जो टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग में हेल्प करता है। लेजर डेजिग्नेशन देता है प्रिसीजन वेपन्स के लिए। लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड और TV इमेजरी देता है। अब हम वेपन्स की बात करते हैं, कौन कौन से हथियार हैं F-35 और Su-57 पे। पहले F-35 की बात कर लेते हैं। जो इंटरनल वेपन्स हैं जो दिखते नहीं हैं, उसमें सबसे पहले है AMRAAM-120। ये एयर टू एयर मिसाइल है। ये एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये एक BVR मिसाइल है। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो दिखे नहीं। इसकी रेंज 75 से लेकर 160 किलोमीटर के ऊपर तक जाती है, डिपेंडिंग की वेरिएंट कौन सा है। उसके बाद इसके अंदर JDAM, GBU-31, GBU-38 ये सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। अब जो ये JDAM है ये बॉम्ब नहीं है, ये एक GPS गाइडेंस किट है। और ये जो GBU-31 है और GBU-38 है, ये दोनों बॉम्ब्स हैं। तो ये जो GPS गाइडेंस किट है JDAM, ये इन दोनों में अटैच हो जाता है और ये करता क्या है, ये एक ऑर्डिनरी बॉम्ब को भी एक प्रिसीजन गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब बना देता है।
तो जो GBU-31 है, इसमें जो JDAM अटैच होता है वो 2000 पाउंड का है, और GBU-38 में जो अटैच होता है वो 500 पाउंड का है। एक्सटर्नल वेपन्स की बात करें तो एक AIM-9X साइड वाइंडर है, 20 से लेकर 35 किलोमीटर है। उसके बाद बाकी सारे वेपन्स की बात हमने कर ली है। इसके अंदर LRA SAM है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, GAU-22 गन है इसके अंदर। इसकी जो स्ट्रेंथ है, प्रिसीजन स्ट्राइक, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट और पावरफुल सेंसर फ्यूजन्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो रॉ पेलोड है, मतलब जो वेपन्स कैरी करने की क्षमता है, वो Su-57 से कम है, लेकिन जो यूज़ है वो स्मार्टर है, ज़्यादा स्मार्टली यूज़ करता है ये वेपन प्लेटफॉर्म। अब Su-57 की बात करें, इसके अंदर R-77M BB-RAM है। ये भी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी जो रेंज है 100 से लेकर 160 किलोमीटर तक है। फिर एक WVR मिसाइल्स है, R-74M2। ये क्या है? ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और ये WVR क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है विद इन विजुअल रेंज। जैसे BVR का होता था बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये है WVR विद इन विजुअल रेंज। इसकी जो रेंज होती है वो 20 से 40 किलोमीटर के बीच में होती है। उसके बाद जो इसका सबसे फेमस एयर टू एयर मिसाइल है वो है R-37M। ये बहुत लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अगर ऑपरेशनल एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करें तो शायद ये दुनिया में सबसे लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है। इसकी जो एस्टिमेटेड रेंज है वो 200 से 300 किलोमीटर है, और अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, ऑप्टिमल हैं, तो ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा भी जा सकता है। ये 10,000 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है, जो कि F-35 से ज़्यादा है। बाकी सारे सेम मिसाइल्स हैं। अब एयर टू ग्राउंड वेपन्स की बात कर लेते हैं इसकी। पहला है इसका KH-59 MK2 क्रूज मिसाइल। ये एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड स्टेल्दी क्रूज मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 290 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। उसके बाद है KH-38M प्रिसीजन मिसाइल। ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर लॉन्च्ड प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 40 टू 70 किलोमीटर है। उसके बाद इसके अंदर है KAB-500 सीरीज गाइडेड बॉम्ब्स। ये एयर ड्रॉप गाइडेड बॉम्ब्स हैं। इनकी एंटी शिप वेपन्स की बात करें तो KH-35U है। ये एयर लॉन्च्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 260 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। और दूसरा है KH-47M2 किंजल। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी जो रिपोर्टेड स्पीड है वो 10 से 12 माक है, और इसकी जो रेंज है वो 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। तो इसकी टोटल पेलोड कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। एक अच्छा मिश्रण है लॉन्ग रेंज और एयर टू एयर मिसाइल्स का। डीप स्ट्राइक और एंटी शिप मिशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है इसका, और हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी भी है इसके अंदर। अगर कॉस्ट कंपैरिजन की बात करें तो जो Su-57 है वो लगभग 35 से 40 मिलियन डॉलर्स का आता है, जो अगर इंडियन करेंसी में आज की रेट में बात करें तो 317 से लेकर 334 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट का पड़ेगा। ये हम Su-57 की बात कर रहे हैं। और अगर हम F-35 की बात करें तो वो 80 से लेकर 110 मिलियन डॉलर तक का आता है पर यूनिट, जो कि इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो 668 करोड़ से लेकर 918 करोड़ तक का पड़ेगा। की टेक्निकल डिफरेंसेस की बात करें, जो Su-57 है ये एजिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है, मनूवरेबिलिटी को, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक को। F-35 जो है लो ऑब्जर्वेबिलिटी, मतलब स्टेल्थ को, ये दिखे नहीं, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ लेकर चलता है। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें, जो Su-57 है इसके अंदर सैटर्न AL-41F1 का इंजन लगा हुआ है। ये ट्विन इंजन है, 2 इंजन है, और एक इंजन लगभग 147 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। F-35 जो है इसमें प्रैट एंड विटनी का इंजन लगा हुआ है इसमें, और इसका जो थ्रस्ट है वह 191 किलो न्यूटन है। ये सिंगल इंजन है। स्टेल्थ की बात करें तो Su-57 के अंदर मॉडरेट स्टेल्थ है। F-35 की स्टेल्थ लेवल बहुत हाई है। वेपन्स की बात करें तो Su-57 में इंटरनल बेस भी बड़े हैं, एक्सटर्नल पाइलॉन्स भी हैं, पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हाई है। F-35 में इंटरनल बेस छोटा है, मतलब जो अंदर वो छुपा सकता है वो छोटा है। एक्सटर्नल पाइलॉन्स हैं फॉर बीस्ट मोड व्हेन स्टेल्थ इजंट प्रायोरिटी, मतलब जब स्टेल्थ प्रायोरिटी नहीं है तो एक्सटर्नल पाइलॉन्स भी हैं जहाँ पे वेपन्स कैरी किए जा सकते हैं। कॉम्बैट स्ट्रेंथ की बात करें, Su-57 स्ट्रॉन्ग इन डॉग फाइट्स एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस। डॉग फाइट्स क्या होता है? जब 2 एनिमी एयरक्राफ्ट्स विजुअल रेंज में फाइट कर रहे होते हैं,
उसको डॉग फाइट बोलते हैं। उसमें Su-57 बहुत स्ट्रांग माना जाता है। F-35 जो है BVR कॉम्बैट में, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में बहुत आगे है। मतलब ये बहुत दूर से एनिमी के एयरक्राफ्ट को मार के गिरा सकता है, इससे पहले कि वो एयरक्राफ्ट इसे देख पाए। कुछ फायदे कुछ नुकसान क्या हैं इसके भारत के लिए? इसमें ट्विन इंजन है Su-57 में, तो ये बेटर सूटेड है हिमालयन और मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए, ज़्यादा पावर होगी। रशिया प्रॉमिस कर रहा है हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकल प्रोडक्शन के लिए। जो इंडियन वेपन्स हैं वो इंटीग्रेट हो सकते हैं इसमें। जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो F-35 से काफ़ी कम है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ये अभी तक पूरी तरीके से बैटल टेस्टेड नहीं है, तो फुली मैच्योर नहीं है अभी। प्रोडक्शन नंबर्स काफ़ी कम है इसके, और सैंक्शंस का रिस्क रहता है। अगर हम ये खरीदते हैं तो हमारे ऊपर काटसा लगने का डर है। ये अमेरिका लगाता है। इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये उन देशों पे लगाया जाता है जो मेजर वेपन प्लेटफॉर्म खरीदते हैं 3 देशों से। किन किन से? रशिया से, ईरान से, नॉर्थ कोरिया से। इन 3 देशों से जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, उनके ऊपर ये काटसा लगने का डर रहता है हमेशा। अमेरिका लगा सकता है इसको। F-35 के एडवांटेजेस क्या हैं? स्टेल्थ और सेंसर्स के मामले में ये बेस्ट है अपनी क्लास में। फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल एडवांटेज है, बहुत दूर से मार के गिरा सकता है। बैटल प्रूवन है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे देश यूज़ करते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? इसका खर्चा बहुत है। पहले तो खरीदने का खर्चा बहुत है, उसके बाद इसका ऑपरेशनल और जो सस्टेनमेंट का जो कॉस्ट आएगा वो बहुत हाई होगा। अमेरिका बहुत स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल रखता है, रिस्ट्रिक्शंस रखता है। वो आपके ऊपर शर्तें लगाता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं उस वेपन को, एयरक्राफ्ट को कैसे यूज़ करेंगे, उसके ऊपर अमेरिका की बहुत कड़ी नज़र होती है। अमेरिका सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो क्या होगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। सोर्स कोड नहीं मिलेगा तो आपके जो लोकल वेपन्स हैं जैसे ब्रह्मोस है वो उसमें इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। और इतना पैसा लगाने की वजह से जो हमारा लोकल अपना प्रोजेक्ट है एम का, इसकी फंडिंग पे भी असर आएगा। अब जियोपॉलिटिकल कुछ कंसिडरेशंस हैं। इंडिया और रशिया के जो डिफेंस टाइज हैं वो दशकों से रहे हैं, और अगर हम Su-57 लेते हैं तो ये इस चीज़ को और मजबूत करेंगे। हमें रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार है। जहां हमारा Su-30 मैन्युफैक्चर हुआ था वहीं पे वो कह रहा है कि कुछ अपग्रेडेशन के साथ हम इसे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं Su-57 को। लेकिन अगर हम खरीदते हैं तो काटसा लगने का डर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इंडिया यूएस की बात करें तो F-35 खरीदने से एक डीप स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट बनेगा इंडिया यूएस में, लेकिन यूएस के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाएगी। और यूएस जिस तरीके की कंडीशंस लगाता है, ये इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी स्वतंत्रता है, उसके ऊपर एक खतरा हो सकता है। हमारा जो फुल फोकस है वो आमका पे है। ये हमारा इंडियन फाइटर प्लेन होगा। इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 2035 तक रेडी होगा। अभी हम 2025 में हैं, तो इन 10 सालों के गैप को फिल करने के लिए हम 5th जनरेशन कुछ फाइटर प्लेन्स जरूर खरीदेंगे, लेकिन वो लिमिटेड होंगे नंबर्स में। बहुत ज़्यादा शायद हम ना खरीदें। हम इतना ही खरीदेंगे जब तक हमारे एम का आ नहीं जाते हैं, तब तक वो गैप को फिल कर सकें। अगर हम एंड में कहें तो जो F-35 है वो सुपीरियर स्टेल्थ फाइटर है। Su-57 जो है आपको डॉग फाइट में अच्छा है, लेकिन Su-57 आपको इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे रहा है, और लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस के लिए भी अलाइनमेंट होती है इसकी। इंडिया का जो प्रेफरेंस है वो अपना आम का है, तो कोई भी फाइटर प्लेन इंडिया खरीदेगा तो वो कम होंगे नंबर्स में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं, हिम्मत देते हैं, खुशी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।